की बोन होती हैं और वो बोन कैसी होती हैं? जैसे आप अगर देखना जानना चाहें तो कान को टच कर सकते हैं, कान को मोड़ सकते हैं, कान को किधर भी मोड़िए लेकिन कान की हड्डियाँ टूटती नहीं हैं। जैसे कान में जो बोन है, उसी तरीके की बोन होती है, कार्टिलेज की बोन होती है, जो टूटती नहीं है। वो क्या करती है, वो जो हमारा ट्रैकिया है, उसको एक शेप प्रदान करती है और जिससे श्वास आराम से भीतर जा सके। अगर मसल्स रहेगा तो वो चपक सकती हैं, इस वजह से इसमें कार्टिलेज की बोन लगाई हुई है, ठीक है ना? और इसके जो ये है हमारा इसको क्या बोलते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स से नीचे ये क्राइकॉइड होता है जो कंप्लीट कार्टिलेज की मसल्स होती हैं जो किससे किससे जोड़ती हैं, इस लैरिंग्स को ट्रैकिया से जोड़ के रखती हैं। ठीक है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई दो भाग में डिवाइड हो जाता है। फिर हमने देखा कि ब्रोंकाई भी लेफ्ट साइड का जो लंग्स है उसमें दो भाग में डिवाइड होता है, जो राइट साइड का लंग है उसमें तीन भाग में डिवाइड होता है, जिसमें टू लोब बोलते हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड में थ्री लोब्स होते हैं। राइट साइड का थोड़ा सा फेफड़ा लंग्स बड़ा होता है, लेफ्ट साइड का फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है। इतनी चीजें हमने देखा। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर ये जो ब्रोंकाई है जो दो भाग में डिवाइड हुई है, आगे चल के ये में बहुत से भाग में छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। पूरे फेफड़े में लगभग 20 से 25 बार टूटते हैं ये शाखाएँ। फिर आगे जाके सबसे लास्ट में एल्वेलाई हो जाती हैं। यही एल्वेलाई में ये अंगूर के गुच्छे के समान पूरे फेफड़े में इनकी संख्या करोड़ों की संख्या होती है। इसी में क्या होता है ऑक्सीजन का गैसों का विनिमय होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैस, जो भी गैस है ऑक्सीजन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ब्लड में वो इन्हीं एल्वेलाई में ही होता है। और हमने देखा था कि श्वसन किस तरीके से करते हैं, जब हमारा ये डायफ्राम नीचे जाता है तो हमारे लंग्स में प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे वायु बाहर की वायु अंदर आ जाती है। जब हमारा डायफ्राम ऊपर आता है तो यह प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने के कारण श्वास बाहर चली जाती है। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके अंदर में क्या होता है कि यह श्वसन का काम जो है ये डायफ्राम के बजाय रिब्स करने लगती है। ठीक है ना? तो हम जब श्वास लेते हैं तो हमें एक योगा टीचर के रूप में भी ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे डायफ्राम में क्या मूवमेंट होता है, रिब्स में क्या मूवमेंट होता है, एब्डोमेन में क्या मूवमेंट होता है, शोल्डर में क्या मूवमेंट होता है। यह बात हमें प्रैक्टिकल पता होना चाहिए जब हम किसी को प्राणायाम करवाते हैं। इसीलिए ये प्रिपरेटरी प्रैक्टिस करवाते हैं जिसमें हम अनुभव करवाते हैं, देखिए चेस्ट में क्या हो रहा है, एब्डोमेन में क्या हो रहा है, शोल्डर पे क्या हो रहा है, ये चीजें हम अनुभव करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात हमें यहाँ पे समझनी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। सेल हमको पढ़ना है, सभी के पास पीडीएफ होगा, उसको ओपन कर लें पीडीएफ को, पीडीएफ ओपन कर लें। सेल जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका, कोशिका लेकिन इसका बायोलॉजिकल नाम है साइटो। सेल को साइटो बोला जाता है और इसकी स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। इसकी स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये सेल जो होती है ये है हमारे शरीर छोटी ही होती है। कुछ लोग कहते हैं सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो बोलते हैं सेल है। सेल अंग नहीं आपने है। आपने पीडीएफ ग्रुप में नहीं रखी शायद। मैं भेजा हूँ आपको, ऐसा नहीं हाँ है अब कि नहीं भेजा हूँ सर आप। पीडीएफ मिला नहीं सर। हाँ नहीं मिला, वरना तो होती है आज नहीं मिली। अरे स्टूडेंट वाले ग्रुप में भेजा हूँ मैं। हाँ अभी अभी हाँ।
भी आया है। गया है कभी? कभी गया है नहीं, अभी जी, आपका अभी आ नेटवर्क गया हुआ है। होगा। माइक को बंद कर ले। तो ये साइटोलॉजी क्या है? सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। और सेल जो है सबसे छोटी इकाई है सेल। सेल से ही सब कुछ बना हुआ है। जैसे हमारा देश है भारत, कैसे बना हुआ है? भारत में बहुत से लोग हैं, कितनी आबादी है? 125 करोड़ आबादी। अभी क्या हो गई है? और प्लस हो गई है, 125 करोड़ से भी ऊपर हो गई है। कितने लोग हैं? ऐसे ही हमारे शरीर में भी बहुत कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं से ही मिलके हमारा शरीर बना होता है। जैसे भारत में एक एक व्यक्ति के मिलने से परिवार बनता है, फिर परिवार से कई परिवार होते हैं तो गांव का निर्माण होता है। कई गांवों के मिलने से एक जिले का, एक ब्लॉक का, एक जिले का, फिर एक प्रदेश का, एक देश का, ऐसे निर्माण होता है ना। शरीर में भी ये कहा गया है ना, यथा बम ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है, इस पिंड में सब है। जो जो चीजें बाहर हो रही हैं, इस शरीर में भी हो रही हैं वो चीजें। बाहर क्या हो रहा है? किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, बहुत प्रकार के काम हो रहे हैं। एक परिवार है, उसमें 10 लोग हैं, तो 10 लोगों का अलग अलग काम है। कोई भोजन का बनाने का काम करता है, कोई क्या करता है, साफ सफाई करने का काम करता है, कोई कमा के लाता है, पैसा कमा के लाता है। ऐसे ही ये जो कोई भी सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है। एक सरकार चल रही है, गवर्नमेंट चलती है, उसमें भी कितने लोग होते हैं सिस्टम में। अलग अलग मंत्रालय होता है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये रक्षा विभाग है, ये गृह विभाग है, होम मिनिस्ट्री है। तो ये कितने डिपार्टमेंट होते हैं। हमारे घरों में भी ऐसे ही डिपार्टमेंट बटे होते हैं कि ये इनका काम है भोजन बनाना, इनका काम है ये करना, इनका काम है ये करना, इनका काम है ये करना। तब जाके किसी चीज का संचालन होता है। तो ऐसे शरीर में भी यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस शरीर में भी ऐसा कोई सिस्टम होगा। इस शरीर में ही नहीं, इस शरीर में भी लाखों करोड़ों जीव हैं। जैसे हमारे देश में 125 करोड़ आबादी है देश की, इस शरीर की, यह भी, इसको भी बोला गया है देश। इस शरीर को देश बोला गया है। इस देश में भी 125 करोड़ सेल हैं। जितने लोग इस देश में हैं उतने लोग इस भी देश में हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। और वैसे ही काम चल रहा है। इतने लोग हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? एक सेल होता है ना, एक सेल के भीतर में 10-12 लोग होते हैं, 10-12 काम करने वाले होते हैं, तब जाके सेल का संचालन होता है। एक यूनिट का मतलब क्या होता है? सेल सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। यूनिट का मतलब है वह अपना सारा काम खुद पूरा कर लेती है, किसी से बाहर से मदद नहीं लेती है, दूसरे यूनिट से मदद नहीं लेती है, उसका खुद काम पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में कितने करोड़ सेल हैं, उतनी हमारे देश की आबादी नहीं है जितनी इस शरीर में आबादी है। तो इस सेल के बारे में पढ़ना है कि इस सेल में कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन सा उनका काम होता है। उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने पहले मरी हुई कोशिका था, उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। तो ये कोशिका जो है, कोशिका के मिलने से ढेर सारी जब कोशिकाएं एक साथ होती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। जब ढेर सारे टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो किसी ऑर्गन, अंग का निर्माण होता है।
जब ये कई अंगों के समूह को हम शरीर बोलते हैं, हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में कितने अंग हैं बताइए? आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, हाथ है, पैर है, ये कितने सिस्टम है इसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें अंग हैं, बॉडी है, पूरे एक शरीर में कितने अंग हैं, एक अंग में कितने टिश्यू हैं, और इस एक टिश्यू में कितने सेल हैं, और एक सेल में कितने लोग हैं, आज हमको इसको पढ़ना है। तो सेल सबसे छोटी इकाई होती है, इसको आज हम जानेंगे। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेन हाक ने। ये एंटोनी वान ल्यूवेन हाक ने क्या है, जीवित कोशिका की खोज की थी। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो और इस सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत उन्होंने प्रिंसिपल दिया था। प्रिंसिपल का मतलब उन्होंने यह बताया था कि संपूर्ण शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है, सेल से हुआ है। जितना हमारा शरीर है, सारे शरीर में आंख, नाक, त्वचा, जितना भी अंग है, सबका निर्माण सेल से हुआ है। और ये सेल सबसे छोटी इकाई होती है। सब अब ये तो हमारे शरीर की बात है। हमारे शरीर में सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा सेल कौन सा है होता है? सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल, इसको जानना है, पूछ सकते हैं, प्रश्न आता है इसमें कि सबसे छोटा सेल किसका होता है? तो ह्यूमन में सबसे छोटा सेल मनुष्य का, मानव का मेल में स्पर्म जो होता है, शुक्राणु होता है, वो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा सेल होता है। मानव के स्पर्म का, मेल के स्पर्म का सबसे छोटा क्या है? सेल होता है। और सबसे बड़ा सेल किसका होता है? तो फीमेल में ओवम, जिसको अंडाणु बोलते हैं, उनका सेल सबसे बड़ा होता है ह्यूमन में। तो सेल को हमने दो चीज देखा, सबसे छोटा सेल किसका होता है? मेल में स्पर्म, शुक्राणु का जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणु, और इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। ये इसके जो सेल होते हैं सबसे छोटे सेल होते हैं। सबसे बड़ा सेल अंडाणु का जो फीमेल में ओवम होता है, वो सबसे बड़ा सेल होता है। और अगर ओवरऑल बहुत बड़ा होता है, उसका अंडा सबसे बड़ा सेल होता है। और सबसे छोटा सेल पूरी दुनिया में क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल होता है। छोटा कौन सा है? स्पर्म है, और सबसे बड़ा है ओवम। और सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? लॉन्ग सेल इन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? तो न्यूरॉन की सेल। न्यूरॉन कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेन। ब्रेन की जो सेल होती हैं सबसे लंबी सेल होती हैं। जब हम ब्रेन चैप्टर पढ़ेंगे वहां भी इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कौन सी जगह पर, हमारे शरीर में कौन सी जगह पर सेल में डिवीजन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है, विभाजन रहित होती हैं वहां की से। इसीलिए वहां पे विभाजन ना होने के कारण गवर्नमेंट हो जाती, सिर में है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाता है। लेकिन सही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन का मतलब क्या है? न्यूरॉन में जो सेल होती हैं उनको अपने आप को सही करने की क्षमता नहीं होती है, वे अपने आप को स्वस्थ नहीं कर सकती हैं, ठीक नहीं कर सकती हैं। तो न्यूरॉन जो है इसमें विभाजन नहीं होता है। ठीक है। और सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है?
हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में लीवर महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर का के में अदा करता है। लीवर, लीवर में हमने क्या पढ़ा था, लीवर में जो सेल होती हैं उनमें उनमें बहुत तेज क्या होता है, उनमें अपने आप लीवर को, लीवर जो है अपने आप को बहुत तेज सही कर सकता है। हमने देखा था लीवर में कौन से वो पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं कूफर सेल। ये कूफर सेल अपने आप को, जिसको हेपेटिक कोशिका कहा गया था, ये हेपेटिक कोशिका जो होती है लीवर में, इनमें बहुत तेजी से क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। मतलब वो अपने आप को ठीक करने की क्षमता सबसे ज्यादा लीवर को होती है। लीवर में अभी चाकू लग जाए, घाव लग जाए, गोली लग जाती है, तो लीवर अपने आप को बहुत जल्दी सही कर लेता है। लेकिन यही ब्रेन में चोट लग जाए, घाव लग जाए, ब्रेन अपने आप को सही नहीं कर पाता है। एक प्रश्न यही आता है कि सेल में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। सबसे कम सेल डिवीजन कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। सबसे लंबा सेल कहाँ पे है, ब्रेन में है। सबसे बड़ा सेल कौन सा है, लंबा और बड़ा में अंतर है, लंबा लॉन्ग सेल ब्रेन में पाई जाती है, न्यूरॉन सेल होती हैं। और जो लीवर यह है बड़ा है, बड़ा क्या है, ओवम, ओवम बड़ा है और न्यूरॉन लंबा है। और सबसे छोटा सेल कहाँ पे है, स्मॉलेस्ट सेल इन स्पर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सेल सेल में कौन कौन सी चीजें होती हैं। एक प्रश्न संभवतः बन जाता है यहाँ से कि सेल के विभिन्न अंगों में, सेल के अंगों के बारे में। सेल एक होता है, आप सभी को दिख रहा होगा कि हमने सेल में एक सेल बनाया भी है। वैसे डायग्राम वो बस एक समझने के लिए आपको बनाया है कि जो सेल होता है इसमें 10-11 चीजों का हमने पॉइंट बनाया है, एक एक पॉइंट हमने बनाया है, उसको समझते चलेंगे। और क्या करेंगे कि इनको याद भी कर लेना है, इनके जो प्रमुख बिंदु हैं, पॉइंट है, इनको याद कर लेना है। ठीक है ना। तो सेल में कितनी चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से नाम हैं इनको, यही हमें समझना है। तो सबसे पहली चीज है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है। हमने पीछे पढ़ा था किडनी में भी एक झिल्ली पाई जाती है, पढ़ा था किडनी में झिल्ली जो पाई जाती है, क्या नाम है उसका, किडनी की जो झिल्ली थी उसको क्या बोलते थे, नेफ्रॉन। पेरिटोनियम। किडनी की जो झिल्ली थी उसको बोलते थे पेरिटोनियम। और हार्ट के ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती है, पेरिकार्डियक। लंग्स के ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। ब्रेन के ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ऐसे ही सेल सेल एक झिल्ली में होता है। झिल्ली जैसे हम लोग सामान सर लेने जाते हैं जी। सर एक बार ब्रेन के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। मैनिन। हाँ मेनिंजाइटिस, जब ब्रेन पढ़ेंगे तो और सर सर उसको लंग के रहे हैं ऊपर मेनिंजेस कि बोलते हैं। सर उसको मेनिंजेस हम्म बोलते हैं। मेनिंजेस बोलते हैं सर। मैं हाँ मेनिंजेस हाँ बोलते हैं। मेनिंजेस बोलते हैं। हाँ, जब ठीक है उसका ठीक है। स्वेलिंग हो जाता है ना तब उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। हम्म बीमारी जब हो जाती है ना तब उसको मेनिंजाइटिस बीमारी है बोलते ये, हैं। हाँ मेनिंजाइटिस बीमारी होती है, हाँ जी, मेनिंजाइटिस बीमारी। मेनिंजेस बोलते हैं। हाँ, 3 लेयर्स में होते हैं। सर लंग के ऊपर जो होती है, जी जी। आ? लंग लंग के के ऊपर जो होती ऊपर जो होती है उसको प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। हार्ट के ऊपर होता है पेरिकार्डियक। ये है, सिर्फ समझने के लिए,
सिर्फ ये समझने के लिए कि झिल्ली कहाँ कहाँ कैसे होती है। ये झिल्ली अंगों पर ही नहीं होती है, ये झिल्ली हमारे शरीर के ऊपर भी एक झिल्ली लगी हुई है। क्या है ये स्किन एक झिल्ली ही तो है। हैं? ये चमड़ा जो हमारे ऊपर है एक झिल्ली ही है, शरीर को एक रूप में बांध के रखा हुआ है। अभी ये ऊपर की झिल्ली उतर जाए तो कैसा लगेगा। तो ये यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये सेल सेल में भी वही सिस्टम लागू है जो अंदर है, और भीतर भी, के भीतर भी वही चीज चल रहा है। तो एक झिल्ली होती है जिसके अंदर सारे अंग होते हैं, जैसे हमारे स्किन के अंदर सारे अंग है ना, स्किन के अंदर ही सब कुछ है, वैसे ही वो जो झिल्ली होती है उस झिल्ली के अंदर सेल के सारे अंग होते हैं, और उस झिल्ली को बोलते हैं मेम्ब्रेन। ये झिल्ली सब में पाई जाती है, चाहे वो पादप हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सब में ये झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं, और ये झिल्ली प्लाज्मा की बनी होती है, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, प्रोटीन का बना होता है ये। ठीक है, और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। इतनी बात समझ में आई, मेम्ब्रेन क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है। ऐसे ही एक एक पॉइंट को समझते निकल चलना है आगे। अब इसी के अंदर हमको सारे चीज मिलेंगे। फिर दूसरी चीज आती है एक सेल वाल, जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। हम लोगों के शरीर में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये कोशिका भित्ति किसमें होती है, प्लांट में होती है, पादप में होती है। वो प्लांट जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जो चल नहीं सकते हैं, एक जगह पर स्थिर होते हैं, उनको ठंडी गर्मी बरसात हर जगह हर समय में बाहर ही रहना होता है, तो उनके ऊपर प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने क्या दे दिया है, सेल वाल दे दिया है, कोशिका भित्ति दे दी है। वो काम क्या करती है, सुरक्षा करती है। देख रहे हैं आपने दूसरे उसमें आम का पेड़ देखिए, बबूल का पेड़ देखिए, नीम का पेड़ देखिए, कोई भी पेड़ देखिए, ऊपर से एक मोटी सी छाल होती है, उस छाल को बोलते हैं सेल वाल। वो कोशिका भित्ति है जो भारी जीवों में होती है। ठीक है, मोटे जो जिनका सेल बड़ा होता है उनको एक सेल वाल दे दिया जाता है सुरक्षा के लिए। जैसे बड़े लोग जो होते हैं, बड़े लोग का मतलब है जो माफिया टाइप के हैं, नेता हैं, प्रेता हैं, ऐसे लोगों को क्या दे दिया जाता है, एक सिक्योरिटी गार्ड दिया जाता है। वही सिक्योरिटी गार्ड इनकी सुरक्षा के लिए। तो नेचर ने ऐसे पौधों को, पेड़ पौधों को क्या दे दिया है, एक सेल वाल दे दिया, जो कोशिका भित्ति है, जो सुरक्षा करता है पेड़ पौधों का। ठीक है, और ये किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज जो जिससे ये कागज बनता है, जिससे ये हमारा कपड़ा बनता है, जितनी भी चीजें ये प्रकृति के जीव पौधों से बनती हैं वो सब सेलुलोज की ही होती है। ठीक है, अब तीसरा चीज आता है जो हमारे सेल का है। अब हम उस पे नहीं जाना है, प्लांट पर, पादप पर हमें ज्यादा बात नहीं करनी है। हमारा बात तो हमारे सेल पर है, ह्यूमन सेल पर है। तो ह्यूमन सेल में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, एक तो झिल्ली पाई जाती है, उसी झिल्ली में सारी चीजें होती हैं। एक, अब इस झिल्ली में कौन कौन सी चीजें होती हैं इनको हमको समझना है। क्या होती है, माइक्रोकांड्रिया होता है, जिसको बोलते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या है, ये है हमारे इसके सेल के भीतर होता है, जिसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और काम क्या करता, माइटोकांड्रिया क्या काम करता है, जो कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरीके से एल्वुलाई से जो वेन होती हैं, पल्मोनरी वेन्स, वो वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे शरीर में ब्लड भेजता है। उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, जब हम ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे वहां समझेंगे, ये हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लाके इस माइक्रोकांड्रिया को दे देता है। और माइक्रोकांड्रिया क्या करता है, उससे
ग्लूकोज का निर्माण करता को निर्माण सर आवाज काफी कट रही है। सभी को कट रही है। जी सर। हरिओम। यस सर। यस सर, सभी को कट रही है। नेटवर्क तो ठीक है। हाँ अभी ठीक होगा। जी। हाँ अभी ठीक होगा। तो ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? हमारे सेल में ऊर्जा का निर्माण कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रश्न याद होना चाहिए कि ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, एनर्जी का निर्माण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे सेल में ऊर्जा का निर्माण करता है। और ये ऊर्जा का जो निर्माण करता है उसी से ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो दीवार होती है उसको क्रिस्टी बोलते हैं, आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। और यह ऊर्जा निर्माण का काम करती है। एक ही बात हमको यहाँ पे समझना है, याद रखना है, ठीक है? तो ऊर्जा निर्माण करती है, सेल के भीतर में ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल तो सभी जगह पे है, शरीर के ऊपर से लेके नीचे वाले भाग तक, सिर से लेकर पांव तक सभी जगह पर सेल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी जगह पे सेल बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। तो एनर्जी बना रहा है तो एनर्जी, क्या सभी जगह पे एनर्जी बराबर थोड़ी ना खर्च होती है? अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ जरूरत पड़ रही है? ब्रेन वाले भाग में। जो व्यक्ति रनिंग कर रहा है, जो व्यक्ति बैडमिंटन खेल रहा है, जो व्यक्ति कुछ मेहनत का काम कर रहा है, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग जगह पे शरीर के अलग अलग भाग पर ऊर्जा की जरूरत होती है। तो उस ऊर्जा का संचालन कौन करेगा? जैसे हमारे देश में भी परिवहन व्यवस्था है, अगर परिवहन ना हो, बस ना हो, ट्रेन ना हो और फ्लाइट ना हो तो हम एक दूसरे जगह कैसे जा सकते हैं? जहां हमको जरूरत होती वहीं तो जाते हैं। ऐसे ही ऊर्जा की शरीर में विभिन्न जगहों पे जरूरत होती है। सबको हर जगह पे बराबर ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। किसी को कहीं पे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, किसी को कहीं पे कम ऊर्जा की जरूरत होती है। तो शरीर में एक परिवहन का काम करने के लिए भगवान ने एक सेल में एक ऐसे एजेंट को नियुक्त किया है जो काम क्या करता है, जो परिवहन का काम करता है, ऊर्जा के परिवहन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसमें? सेल में। उसका नाम है गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसलिए इसका नाम है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। जहां पे ऊर्जा की जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जहां सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है उस जगह ऊर्जा ले जाके पहुंचा देता है, ठीक है? ताकि देखिए, नहीं तो क्या होता, अभी हम ज्यादा जरूरत होने के कारण सिर्फ सिर नहीं थकता है, पूरा अगर थक तो पूरा है। ये गोल्जी बॉडी होता है शरीर के अन्य भागों को देते। इसलिए जो व्यक्ति जो काम करता है सर आपकी आवाज कट रही है बहुत। बहुत कट रही, बहुत। तो अभी ठीक है क्या? हरिओम। जी सर। अभी ठीक है?
ठीक है, जी हाँ सर। अभी आप जी सर। चलिए। तो ये गोल्जी बॉडी समझ में आया। गोल्जी बॉडी का काम है शरीर के जिन भाग में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हो, गोल्जी बॉडी उस जगह पे ऊर्जा को पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो सेल के अंदर कौन ट्रांसपोर्ट का काम करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ऊर्जा निर्माण का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है। इसके बाद पांचवा अंग है सेल का, पांचवा अंग है। इस छोटी सी इकाई के भीतर पांचवी चीज है वेक्यूल्स, जिसको बोलते हैं। ये वैक्यूल्स जो होती हैं इनको हिंदी में रसधानी बोलते हैं। रसधानी, रसधानी का मतलब क्या होता है? ये रस का संग्रहण करती हैं, संग्रह करती हैं। ये जल का संग्रह करती हैं। जो हमारे शरीर में जल होता है इन कोशिकाओं के भीतर में होता है। और कोशिका के हमारे शरीर में कितना पानी होता है, किसी को पता है? कितनी मात्रा पानी की होती है हमारे शरीर में? 65%। हाँ, हमारे शरीर में 65% हमारे शरीर में जल होता है। और यह जल जो है कहाँ पे होता है? मतलब अगर हमारा ओजन कितना है, अगर हमारा वेट 100 केजी है तो 65 केजी पानी है। तो यह पानी कहाँ पे होता है? कोशिकाओं के भीतर में, इस वैक्यूल्स के अंदर में होता है। सारी कोशिकाओं के भीतर में वैक्यूल्स के अंदर में पानी स्टोर होता है। प्रश्न आता है कि पानी का स्टोर करने का काम कौन करता है? सेल में वैक्यूल्स करती हैं। कहाँ पे होती हैं? तो ये सेल के भीतर में होती हैं। और सेल तो संपूर्ण शरीर में होता है। ठीक है। इसके बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? यह सेंट्रोसोम, इसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। बोबरी नामक वैज्ञानिक, जिसको हिंदी में तारक काय कहते हैं। सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रोसोम काम क्या करता है? यह कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन का काम मतलब सेल डिवीजन। क्या होता है सेल डिवीजन? सेल डिवीजन से अभी हमारा हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया, तो यह जो सेंट्रोसोम होता है ये क्या कर देता है? धीरे 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 उन अंगों को सही कर देता है। कोशिका विभाजित करके एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती हैं। जो कोशिका टूटी हुई है उनसे जाके मिल जाती हैं। ठीक है। तो ये है विशाल दीप जी। इस तरीके का ऐसा कुछ प्रश्न नहीं आएगा कि 65% या 70% पानी होता है। 65% 70% दोनों चीज वो मान सकते हैं। 65-70 के आसपास में ही रहता है। वैसे भी जनरल क्वेश्चन है। तो ये सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम क्या करता है? ये कोशिका का विभाजन करता है, कोशिका को डिवाइड कर देता है। डिवाइड मतलब तोड़ नहीं देता है। एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। ये कोशिका आपस में टूट जाती हैं और दोनों कोशिका फिर बड़ी बड़ी हो जाती हैं, दो बन जाती हैं। यही होता है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है, क्योंकि लीवर में सबसे तेज कार्य होता है। कोशिका सबसे ज्यादा अपने आप को सही करने की क्षमता, कोशिका विभाजन की क्षमता लीवर में होती है। लीवर में सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है। यह प्रश्न बनता है कि सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? लीवर। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? ब्रेन के न्यूरॉन में। सबसे कम ये सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है?
न्यूरॉन में। तो जहां पे सेंट्रोसोम नहीं होगा वहां कोशिका विभाजन नहीं होगा, जहां सेंट्रोसोम ज्यादा होगा वहां कोशिका का विभाजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो लीवर में सेंट्रोसोम ज्यादा पाया जाता है, कोशिका का विभाजन ज्यादा होता है। ठीक है, और ब्रेन में कोशिका में न्यूरॉन में कम पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, ब्रेन में जल्दी सही नहीं होता है। अगर ब्रेन में एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो ब्रेन जल्दी सही नहीं होता। इसलिए प्रशासन क्या कहता है, हेलमेट पहन के निकले, दुर्घटना से बचें। ठीक है, ये सेंट्रोसोम की वजह से हमको हेलमेट पहनना पड़ता है। अगर ब्रेन में भी भगवान ने सेंट्रोसोम दे दिया होता तो हमको हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। अब आते हैं आगे, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर एक बात पूछनी थी, जो ये हाँ प्रशांत। सेंट्रोसोम्स होता है कोशिका को दो कोशिकाओं में तोड़ देता है, तो फिर क्या हाँ। दोनों जो दो कोशिका टूटी हुई है, बनी है दोनों कोशिका नहीं, तो उनमें भी सेंट्रोसोम्स होगा या नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, सेंट्रोसोम तो होगा ही, बिल्कुल तो होगा। इनका जैसे ये जैसे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो कोशिका बना देते हैं, तो इसका क्या मतलब किस तरह से बनाते हैं? मतलब जैसे आपका ब्रेन में कम होता है, जब हर कोशिका में होता है, तो ये ब्रेन में क्यों इफेक्टिव नहीं होता है? उसका जब पढ़ेंगे उसमें, ब्रेन में हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। लेकिन जो ये है नेचर का कुछ दिया है, राम तीर्थ जी कुछ सर सेंट्रोसोम ब्रेन में कम पाया जाता है कि पाया नहीं जाता? वो ब्रेन चैप्टर में पढ़ेंगे। है, सेंट्रोसोम ब्रेन में होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम शरीर ब्रेन में होता है 10% होता है। ब्रेन में 90% न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं, 10% गिलियल सेल पाए जाते हैं। वो ब्रेन का चैप्टर है, सिर्फ वहां पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। होता है लेकिन ब्रेन में सबसे कम होता है, इसलिए उसको नगण्य माना जाता है, नगण्य। इसलिए जब ब्रेन में कभी चोट लग जाती है तो वो जल्दी सही नहीं होता है, बहुत धीमे धीमे सही होता है, काफी साल लग जाते हैं। अब हम चलते हैं इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, अंतः प्रदत्त जालिका है। ये सेल को स्ट्रक्चर देती है, जिसको ईआर रेटिकुलम बोलते हैं, ईआर बोलते हैं। ये क्या करती है, सेल को स्ट्रक्चर देती है। सेल को स्ट्रक्चर मतलब जैसे हम भवन का निर्माण करते हैं तो भवन में क्या होता है, बीम लगाते हैं, बीम। ये बीम क्या करता है, भवन को रोकने का काम करता है। ऐसे ही ये ईआर जो होता है, ये सेल को स्ट्रक्चर देती है। जैसे हमारे शरीर में स्ट्रक्चर कौन देता है, कंकाल। अगर कंकाल नहीं होता तो क्या होता, हम लोग खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते। ये कंकाल होता है। ये सेल के अंदर भी एक कंकाल तंत्र होता है, उसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर बोलते हैं। बस इतना ही जानना है, ये भी शरीर इसमें होता है। ठीक है ना। इसके बाद बात आती है राइबोसोम। राइबोसोम महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। इसकी खोज पलाडे ने की थी, राइबोसोम, इसकी खोज पलाडे ने की थी। पलाडे नामक वैज्ञानिक थे जी। ये प्रोटीन निर्माण का काम करता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। इस सेल में प्रोटीन निर्माण का काम कौन करता है, राइटोकॉन्ड्रिया। और परिवहन का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। जल का संग्रहण करने का काम कौन करता है, वैक्यूल्स करते हैं। ठीक है ना। तो ये है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इतनी सी बात हमको राइबोसोम के बारे में जानना है। इसके बाद आता है न्यूक्लियस। आप देख रहे होंगे उसमें भी बना भी है सामने कि कैसे कैसे एक
चारों सभी चीजें इसी सेल के भीतर में है, सेल के भीतर में है। सेल मेम्ब्रेन के भीतर ये सारी चीजें होती हैं। फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो है ये है सेल का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है सेल के सिस्टम में। जैसे हमारे परिवार में एक मुखिया होता है, देश का एक प्रधानमंत्री होता है, गांव का एक प्रधान होता है, प्रदेश का एक मुख्यमंत्री होता है, जिले का एक जिला अधिकारी होता है। ऐसे ही ये न्यूक्लियस सेल का मालिक है, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। ये ब्रेन है, यही सबको सिस्टम से कहता है भाई काम करो। सब लोग जैसे जिला अधिकारी, प्रदेश में मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री मालिक होता है, वैसे ही ये सेल का मालिक न्यूक्लियस है, जिसको ये केंद्रक का काम क्या है? ये कंट्रोल करता है, सभी सेल को कंट्रोल करता है। सारे सेल को कंट्रोल करने का काम किसका है? न्यूक्लियस का। इसका खोज करने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन को इसका खोजकर्ता माना जाता है न्यूक्लियस का। ठीक है। इसके बाद इसमें क्रोमोजोम पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए पाए जाते हैं। इसके बारे में हम आगे चैप्टर है ब्लड का, उसमें यहाँ पे समझेंगे क्या है ये चीजें। यहाँ सिर्फ हमें इतना ही चीज जानना है, हमारे लिए जरूरी है कि न्यूक्लियस क्या है? ये हेड है, ये ब्रेन ऑफ सेल है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सेल का ब्रेन किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को बोलते हैं। सेल को कंट्रोल करने वाला कौन है? न्यूक्लियस है। ठीक है। इसमें प्रोटीन 80% पाया जाता है, डीएनए 10% डीएनए पाया जाता है। फिर बात आती है आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसा क्या है? जी, न्यूक्लियस जब तक मुझे मालूम है तब तक मैंने सुना था कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें नहीं होता, इसीलिए तो उसके बीच में वो गड्ढा जैसा होता है ना। हाँ, बिल्कुल इसमें नहीं होता है, इसलिए इससे नहीं, इसमें ये क्या कहते हैं, केंद्रक होता है, ये क्रोमोजोम होता है, डीएनए, आरएनए। इससे क्या खोज की जा सकती है? डीएनए, आरएनए की खोज इससे की जा सकती है इस वजह से कि इसमें क्रोमोजोम पाया जाता है। ये न्यूक्लियस जो होता है, क्या आपने क्या कहा? आरबीसी नहीं होता है? आरबीसी में नहीं होता है, इस वजह से वो ऐसे होती है बीच में से। अच्छा, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। हाँ, नहीं हाँ पाया सर, जाता है। इसीलिए आरबीसी वही रीजन है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है ना, वो बीच में से झुके हुए हैं, जिसमें वो गड्ढा बोलते हैं ना, उस तरीके से है, क्योंकि उसमें नहीं पाया जाता ये केंद्रक हमारे आरबीसी में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आगे चले, लाइसोसोम को देख लेते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम का काम क्या है? जैसे हमारे समाज में बहुत जो गंदगी को साफ करने वाले होते हैं, सफाई कर्मी बोलते हैं, या फिर जो व्यक्ति कोई मर गया तो उसको क्या करते हैं, कहाँ ले जाते हैं? उसको ले जाके शमशान घाट में क्या करते हैं? जला देते हैं। तो ये लाइसोसोम है, ये जलाने का काम करता है। जो सेल के भीतर में जो चीज खराब हो गई, कोई सेल, कोई अंग मर गया सेल का, तो ये लाइसोसोम उसको क्या कर देता है? पचा देता है। घटक एंजाइम इसमें है, ये वो अपना एंजाइम उस पर जाते हैं। इसे सुसाइड बैग बोलते हैं। लाइसोस आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जाता है तो वहां उस सेल में जितने भी लोग हैं, जितने भी अंग हैं, सभी मर जाते। ठीक है। लाइसोसोम
महत्वपूर्ण है। यहाँ से यही प्रश्न एक पूछा जाता है कई बार कि आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? कोशिका पाचन का काम कौन करता है? ठीक है, तो कौन है ये? लाइसोसोम, जिसको एटम बम बोला जाता है। एटम बम ऑफ सेल भी बोला जाता है। सेल का एटम बम है ये लाइसोसोम। ठीक है, अब एक लास्ट बात आती है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। हाँ, एक चीज और है कि लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है ब्लड में, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसलिए जब यहाँ पे आरबीसी में जब इनकी मृत्यु होती है तो ये कहाँ जाते हैं? ये स्प्लीन में चले जाते हैं, प्लीहा में जाते हैं। आरबीसी का कब्र कहा जाता है प्लीहा को, स्प्लीन को। ठीक है, लेकिन सेल का जो कब्र है, सेल को में जो ये काम करता है वो लाइसोसोम करता है। लेकिन ब्लड में यही काम कौन करता है? आरबीसी में यही काम कौन करता है? ये प्लीहा करता है। प्लीहा में ये जो मर जाती हैं कोशिकाएं, ब्लड में जो सेल, जो अंग मर जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? प्लीहा में चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट का पॉइंट है, सेल के भीतर है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कौन सी चीज है? कोशिका द्रव्य एक प्रकार का लिक्विड होता है। ठीक है, जिसकी खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जो है इसको खोजा था। क्या है? कोशिका द्रव्य, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें कोई कलर नहीं होता है। और यह जीव क्या है? यह जीव द्रव्य का भौतिक इकाई है। यह कोशिका जो द्रव्य है, ये क्या है? यह जीव द्रव्य का जीवन की यह भौतिक इकाई है। अगर यह कोशिका द्रव्य जो जल ये होता है, इसमें जो द्रव्य होता है, यही यहाँ भी जल ही भरा होता है। जैसे अभी किसी ने कहा नहीं 65% नहीं होता है जल, 70% होता है, किसी ने कहा 65% होता है। तो वो कोशिका में जो, उस वैक्यूल्स में जो जल होता है वो कितना होता है? वैक्यूल्स में जो जल होता है वो 65% जल होता है। और इसमें ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इसमें भी जल का लिक्विड ही भरा रहता है। क्यों भरा रहता है? क्योंकि इसमें ये जो इतने सारे अंग हैं आपस में लड़े ना। जैसे हमारे हड्डियों के बीच में फ्लूइड भरा होता है, ये फ्लूइड क्या करता है? जिससे आवाज नहीं आती हड्डियों से, नहीं कट कट आवाज आती है, कुछ लोगों की हड्डियों से आने लगती है, जिसके उसमें फ्लूइड कम हो जाता है, उसके हड्डी के ज्वाइंट से पेन होने लगता है, आवाज आने लगती है। तो ये जो फ्लूइड है ये इसमें भरा रहता है। अगर 1% कम होती है इनकी संख्या ना, तो हमें प्यास लगती है। और अगर यही संख्या, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इनकी संख्या 1% कम होती है तो हमें प्यास लगती है। अगर इनकी संख्या 10% कम हो जाए तो हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। दो होता है, एक तो होता है ये पूरे सेल में, इसमें सेल के बाहर बाहर सभी में भीतर में भरा होता है। एक न्यूक्लियस में होता है, जो सेल में होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, क्योंकि सेल के भीतर में है, सेल को साइटो बोला जाता है। और जो न्यूक्लियस में होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है, जो जीव द्रव्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ नहीं लिखा है धरा जी, उसको बोल दिया ना, फिर से बोल दो, उसको लिख लीजिए। नहीं उसमें लिखा है, तो ये जो जीव द्रव्य है इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। नहीं है, लेकिन देखिए उसको कलर है, हमने कलर कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये सेल के अंग के बीच बीच में ये भरा हुआ है। और यही है जो एक दूसरे को लड़ने नहीं देता है, एक दूसरे आपस में भिड़ते नहीं है, एक दूसरे सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये किसके वजह से? ये जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की वजह से। और ये प्लाज्म
ये है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यह आधार है जीवन का। जीव द्रव्य जिसको जीवन की भौतिक इकाई बोलते हैं, जीवन की भौतिक इकाई है, बिना इसके जीवन संभव नहीं है। सेल का जीवन इसी के आधार पे चलता है, अगर ये ना रहे तो सेल, सारे सेल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कल भी इसके बारे में थोड़ा सा करें और रिवाइज भी कर लेंगे, जिससे हमें और स्पष्टता आ जाए। ठीक है ना, 2-3 दिन में ये संभवतः खत्म हो जाएगा। फिर इसी टाइम पे हम उपनिषद की क्लास शुरू करेंगे अपनी। तो दूसरा वाला क्या होता है, सेल के जो बाहर होता है? आ सेल जिससे के, देखिए न्यूक्लियस के जो जो न्यूक्लियस के भीतर होता है उसको बोलते हैं प्लाज्म। और जो सेल इस न्यूक्लियस के बाहर होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के भीतर में दो जगह होगा, एक न्यूक्लियस के भीतर में होगा, एक सेल के भीतर में होगा। तो सेल के भीतर में ही तो होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर में जो होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जो सेल के भीतर होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म। आ? प्रोटोप्लाज्म। आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आई। प्रोटोप्लाज्म। हाँ, इन दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, इन दोनों का संयुक्त रूप से नाम है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये सेल के हमारे महत्वपूर्ण अंग थे, इनको हमने समझा। तो सेल ये छोटी सी इकाई है, सेल सेल के भीतर में ये सारी चीजें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाने का काम करता है, गोल्जी बॉडी जो परिवहन का काम करता है, वैक्यूल्स जो रस का संग्रह करता है, सेंट्रोसोम जो क्या काम करता है, कोशिका विभाजन करता है? उसके बाद राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन है, सेल का ब्रेन है। यही से प्रश्न बन जाता है कि ये का क्या है। ठीक है ना? सर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी तो होती है। हाँ होता है, वो जब डीएनए आरएनए ये ब्लड यहाँ पे चैप्टर में वो सारी चीजें आती हैं। यहाँ सेल के पार्ट को पढ़ रहे हैं तो सेल की ही बात करेंगे। सर सेल एक बार मर जाने पर दोबारा पुनर्जीवित होता है कि नहीं सर? हाँ, सेल क्या एक बार होता है? सेल एक बार मर जाने के बाद सर दोबारा पुनर्जीवित होता है कि नहीं? पता नहीं, हमको तो नहीं पता है सेल के बारे में इतना ज्यादा जानकारी। हमें तो नहीं लगता है कि होता होगा कि नहीं, किसी को जो जानकारी है तो मर बताएं। जाता है वो शरीर से बाहर कर दिया जाता है, उसकी जगह पे जो न्यू सेल जीवित रहती है उसमें रीजनरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसको बोलते हैं सेल डिवीजन। जैसे सर बाबा रामदेव बोलते हैं कि प्राणायाम करने से जो डिजनरेट सेल हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। जो मर गया वो जिंदा नहीं होगा, जो जीवित है उनमें ग्रोथ होकर के वो रिकवर हो जाएगा। सेल डिवीजन का मतलब ये होता है। चलिए, तो सेल जो मर गए हैं वो जिंदा नहीं होते हैं। सर ये सेल होती हैं, ये जो जब हमारे हाथ से या कहीं से खाल उतरने लगती है, ये मरी हुई सेल ही तो होती है ना? हेलो। वो सब डॉक्टर का जो लोग मेडिकल की फील्ड की पढ़ाई करते हैं, ये सारी चीजें वहाँ की हैं। मुझे भी इसके बारे में बहुत ठीक ज्यादा ठीक जानकारी नहीं है। सत्य बात ये है, क्योंकि मैं हाई स्कूल से कॉमर्स में था, इंटर में कॉमर्स में था, पीजी ग्रेजुएशन भी कॉमर्स में किया। सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए मैं इसको स्टडी किया और फिर सबके पास गूगल बाबा है ही। हाँ? जी सर, बिल्कुल। नहीं, जिस तरीके से आप हेलो साइंस सर। बैकग्राउंड से नहीं है,
उस तरीके से आपकी समझ जो है काफी बेहतर है। मैं देख रहा हूँ चीजों को बहुत डीपली में आप बहुत क्लियर जो भी पढ़ाते हैं उसका बेस क्लियर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा सब करते नहीं दिखा। सेल जो है ना वो इसलिए जो मैं सुप्त प्रयास अवस्था में किया। चले जाते हैं। जो सेल